नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आज जो है आपकी कौन सी वाली क्लास है आप सभी को पता होगा। ये मैंने आपसे बोला था, ये आपकी सरप्राइज़ क्लास है। ठीक है, सरप्राइज़ क्लास का आपको प्रॉमिस किया था कि ये 31 मई को आपको मिलेगी। ठीक है, 31 मई को 10 AM पे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ क्या, आईसीटी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में सूचना और संचार तकनीक। तो उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो भाई ये पार्ट है ये कौन से पेपर में आता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, वैसे आपको पता ही होगा। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके बदले बता देते हैं कि ये जो आपका पेपर 2 है, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है, उसमें ये आएगा। ठीक है, तो ये लगभग आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आईसीटी वाले पार्ट से। इसमें आपके 3-4 चैप्टर हैं, जैसे कि एक तो आईसीटी हो गया। ठीक है, सिर्फ अब आईसीटी पढ़ना नहीं है, हमें आईसीटी भी पढ़ना है। इसके बाद में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना है। फिर है एक CAI है और एक CAL है। तो बेसिक ये जो 4 टॉपिक हैं, ये 4 चैप्टर हैं, ये अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना आईसीटी, ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक बार में अगर करवाएंगे तो क्या है, थोड़ा जल्दबाजी होगी और आपको क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम स्किप कर देंगे। तो अपने को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है अपने यहाँ पे। ठीक है, जो जल्दबाजी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग अच्छे तरह से भी करा रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे पार्ट्स में करा रहे हैं। तो अब इतना समय नहीं है, हम इतना कर लेंगे कि एक क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी एक टॉपिक की। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास है आईसीटी की। तो 10 क्वेश्चन, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कितने मार्क्स है अपने, 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स अगर आप अपने सब्जेक्ट के पेपर में सेव करते हैं, ठीक है, 4 से 5 क्लास में 1-1 घंटे की लगभग क्लास होने वाली है। तो 4 से 5 घंटे में अगर आप ये करते हैं, कहीं और आप अगर मैराथन देखते हैं तो उसमें भी 4 से 5 घंटे तो मिनिमम लगते हैं, अगर कोई ढंग से कराएगा तो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आपको आते हैं तो उससे कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जो सिलेबस में नहीं है वो भी करा रहे हैं। तो आपको समझना है आपको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। अब आईसीटी के लिए आप बहुत परेशान थे, आपको मैटर नहीं मिल रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहे थे आप, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ पे एक बार हम करा देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि सबके यहाँ पे क्या है, आईसीटी की प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। चाहे किसी के पास नोट्स हो तब भी सबको यही लगता रहता है कि हमने क्या कम पढ़ा है, इसमें से आएगा नहीं आएगा। तो ये जो है आपको जो मैटर मिलेगा, इसमें से लगभग आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपके 10 में से भाई पूरे तो मैं नहीं कह सकती 100% यहीं से मिल जाएंगे, पर पूरी कोशिश की गई है जितना हो सकता है। आराम से आपका 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन तो आप कहीं भी ये ना सोचे कि 8 तो आएंगे ही आएंगे। इसमें से सारा मैटर हम ले लेंगे यहाँ पे, थ्योरी भी, PYQ भी, एक क्लास एक टॉपिक। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी। अब थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लासेस डेली नहीं मिल पा रही है, फिर भी मैंने कोशिश की है ये क्लास आपको ऑन टाइम एक देने की। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है आपको। आजकल क्या है, आप भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अब लास्ट टाइम में थोड़ी सी भी लापरवाही अपने को भारी पड़ सकती है। तो मोटिवेटेड रहें, अच्छे से पढ़ें, अपने साथियों के साथ भी चीज़ें शेयर करें, डिस्कशन करें उनसे, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। चलिए, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये बेसिक बात मुझे बतानी थी आपको, तो आपकी 2-3 मिनट मैंने यहाँ पे ख़राब किए। अब हम कोई भी आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, आपके समय की बिल्कुल हमें भी परवाह है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आपको दिख ही गया है, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्लास भी अपनी फर्स्ट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में पूछे तो आपको दोनों ऑप्शन रहेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। हिंदी में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सूचना और संचार तकनीक बता देंगे। ठीक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको बिल्कुल हल्के में ना ले कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्या हमसे पूछ सकता है।
तो जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है। आपको इसमें से ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी देखनी है उनको कि आपको थोड़ा बहुत जो भाई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट आपके जोड़ा है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है भाई कि नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, वही आपको ध्यान में रखना है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीक। तो ये सब आपको पता ही होगा, इतनी बेसिक बात है। ठीक है, अब भाई ये सूचना और संचार तकनीक होती क्या है। अब संचार की जगह कभी कभी वो क्या संप्रेषण भी दे देता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, संचार दे या संप्रेषण दे एक ही बात है। ठीक है, जब कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का भंडारण और विश्लेषण और वितरण किया जाता है तो उसको हम ICT कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, जब हम क्या करते हैं, अपने पास कोई कंप्यूटर है, सबके घर में कंप्यूटर होगा, चलो कंप्यूटर नहीं है तो क्या है, सबके पास में मोबाइल फ़ोन तो है ही, उसी से आप वीडियो देख रहे हैं। तो जब क्या करते हैं भाई, हम ऐसी जो डिवाइस है उसके माध्यम से किसी सूचना को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं उसको। ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको। तो उन सबको ही क्या कहते हैं, हम ICT कहते हैं। बेसिक ये बात है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब ICT के लाभ क्या क्या हैं, तो ICT के लाभ हैं भाई, ये सबसे सस्ता है। ठीक है, तेज़ है, स्पीड है इसकी बढ़िया, आसानी से यूज कर सकते हैं और प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है। ये इसके बेसिक क्या हैं, लाभ हैं, बेनिफिट है अपन को। ठीक है, सस्ता है, तेज़ है, आसान है और प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी आए आपके पास में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, इसका मतलब क्या है, ये हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका विकास जो है भाई कहाँ से हुआ था, तो इसके विकास का श्रेय जो भाई अमेरिका को जाता है। अब टेक्नोलॉजी वगैरह भाई कहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसे याद रखो आप तो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिका से ही क्या हुआ, इसका ICT का विकास हो गया। ठीक है, अब 1950 में क्या हुआ, 1950 में विश्व में पहली बार सूचना और संप्रेषण जगत में क्या हुआ, सूचना और संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन हुआ। क्या हुआ भाई, सूचना और संप्रेषण जो जगत था अपना, ठीक है, उसमें क्या हो गया, ये सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन आरंभ हो गया। अब ICT का मुख्य कार्य जो क्या है भाई, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है संग्रह करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, हस्तांतरण करना और पुनरुत्पादन करना। तो क्या क्या कार्य हैं, वापस देखिए एक बार कि जो भाई ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, फंक्शन क्या है इसके। तो जो भाई इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगी, स्टोरेज करेगी। ठीक है, संग्रह करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, हस्तांतरण करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, पुनरुत्पादन भी करेगी। ठीक है, तो ये चार इसके प्रमुख क्या हैं, कार्य हैं। ये बेसिक है, अमेरिका से इसका विकास हुआ है और 1950 में ये क्या है, सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन हुआ। ठीक है, अब परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी के एग्जाम्पल क्या है, तो ये बेसिक है, ये आपको देख लेना है एक बार। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं गया है कभी कभार। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं इनको। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको हम आराम से देखेंगे, जो थोड़ा हमें लगेगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और स्किप नहीं कर सकते तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना है। और हाँ भाई, ये जो PDF है आपको, ये आपको जब आपकी पूरी क्लासेज हो जाएंगी लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक, तब आपको प्रिंट करने के फॉर्मेट में दे दी जाएगी। तो अभी PDF के रिगार्डिंग कोई भी क्या करे, मैसेज कमेंट ना करे। ठीक है, मैसेज और कमेंट ना करें। आपको जब ये अपनी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, फास्ट रिवीजन के लिए आराम से PDF मिल जाएगी। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है कि आपको बस यही पढ़ना है। वीडियो देख लें आराम से, लास्ट में आपको मिल जाएगी आराम से PDF आपके प्रिंट निकलवाने के फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है। आप प्रिंट निकालेंगे आपके लिए ज़्यादा वो लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको मैनेज करके कोशिश करेंगे कि आपको PDF टाइम पे उपलब्ध करा दी जाए। तब तक आप थोड़ा अपना मैनेज करके चलें और क्लास को ध्यान से सुनें और आराम से अपना काम चलाते रहें। ठीक है, चलिए, परंपरागत सूचना और संप्रेषण तकनीकी के उदाहरण देखने हैं हमें। तो अब परंपरागत में क्या हो गए भाई, जो पुराने तरीके थे। ठीक है, क्या करते थे भाई सूचना भेजने के लिए, तो भाई क्या करते थे, मुद्रित साधन जैसे कि भाई पाठ्य पुस्तक हो गई, संदर्भ रेफरेंस ग्रंथ हो गए, पत्र पत्रिका, इनका यूज करते थे ना। ठीक है, ये होता था।
मौखिक सूचनाएं माता पिता परिजनों के औपचारिक अनौपचारिक जो संवाद थे वो चलते थे। क्या करते थे, मौखिक सूचनाएं भेजते थे मुंह से ही, क्या है, बोल के कि हाँ ये बात यहाँ पे हो गई, तो वो बोल दिया, समझ में आ गया, ठीक है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह से माता पिता और आपकी जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ में क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से संवाद होते थे, बातचीत होती थी। तो ये परंपरागत में आ गए। चित्रात्मक सहायक साधन, जैसे कि क्या करते थे भाई, चित्र बना लिया किसी चीज़ का, चार्ट बना लिया, मानचित्र, तो ये सब क्या है, परंपरागत में हो गए, ठीक है। 3D सहायक साधन, 3D में क्या आते थे भाई, मॉडल आ गए, कठपुतली आ गई। दृश्य श्रव्य हार्डवेयर उपकरण, जिनको क्या है, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या था भाई, तो यहाँ पे देखो रेडियो में तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते थे, टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते थे, टीवी है टीवी, टेलीविज़न सबको पता ही है। प्रोजेक्टर में क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर में हम क्या लगा के फाइल वाइल अपलोड करके क्या है, इसको प्रोजेक्टर पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, ये सब क्या है, दृश्य श्रव्य हार्डवेयर सामग्री है जो पुराने समय में परंपरागत टाइम पे सूचना संप्रेषण के लिए यूज की जाती थी। अब अपने भाई मॉड्यूलर क्या आ गई, मॉड्यूलर आ गई, सॉरी मॉडर्न आ गई, मॉडर्न आधुनिक वाली। तो आधुनिक में क्या है भाई, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मीडिया तीनों का मिश्रण क्या है, एक तो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और मीडिया, इनका सबका मिश्रण कौन है भाई, ये मॉडर्न वाली है, ठीक है, मॉडर्न ICT टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया भाई मॉडर्न में, तो मॉडर्न में आ जाएगा अपने पास डिजिटल वीडियो कैमरा। वीडियो बनाने के लिए क्या है, आजकल बहुत ही बढ़िया डिजिटल कैमरे हैं, 360 डिग्री को रोटेट हो जाते हैं, आराम से आप उनको दूर से ही कंट्रोल कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया आजकल मॉडर्न में आ गया, मॉडर्न ICT में। मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, नोटबुक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, ये आती है वर्ड प्रोसेसिंग, आपका जो पूरा MS वर्ड है ये आ गया, ठीक है, MS वर्ड आ गया। ये स्प्रेडशीट में क्या आ जाएगा, MS एक्सेल वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप टेबल वगैरह बनाते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में क्या करते हैं, ज़्यादातर हम PPT बनाते हैं, जो भी आप क्लासेज लेते हैं वो क्या करते हैं भाई, पावर पॉइंट में PPT तैयार करते हैं आपके लिए, ठीक है। पावर पॉइंट में हम PPTs बना सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, डायग्राम वगैरह हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, MS ऑफिस के ही क्या है पार्ट हैं, ठीक है, MS ऑफिस के ही पार्ट हैं, जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन हैं ये सब इसकी, तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी बड़े समूह के साथ संप्रेषित करने हेतु काम में लिए जाने वाला मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है भाई, अगर कोई बड़ा ग्रुप है उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, संप्रेषण करना है, तो काम में लिए जाने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर होते हैं मल्टीमीडिया, वो भी इसमें आते हैं मॉडर्न में। फिर जो है लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, अब इनकी फुल फॉर्म कभी कभार पूछ सकते हैं, तो ये आप देख लो, ठीक है। लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन की क्या है, मेन की है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अब ये एरिया नेटवर्क तो सेम रहेगा सब में, ठीक है ना, AN तो सेम रहेगा, बस ये पहले वाला जो है ये चेंज होगा, तो L से यहाँ पे लोकल हो जाएगा लेन का, मेन से क्या हो जाएगा, अब मेन से ये मेन नहीं है, ठीक है, आदमी वाला मेन नहीं है, ये आपको पता है क्या है भाई, ये सबको पता होगा, ये है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और ये W से क्या है, W से है वाइड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों की फुल फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं पूछी जाती, पर उसका मर्जी है एग्जामिनर की वो क्या पूछे आपसे, ठीक है, तो आपको तो अपने हैंड से सब कुछ तैयार करके जाना है। तो तीनों फुल फॉर्म हो गई, लोकल, एलेन, मेन, वेन, ये सब भी क्या है इसमें मॉडर्न वाली में आ जाएंगे ICT में। वीडियो आ गई, साउंड कार्ड आ गए, वेत्र कैमरा आ गया, क्या आ गया, ये आ गए भाई वीडियो, सॉरी वेत्र नहीं है, ये वेव कैमरा, जो आपके यहाँ पे क्या कहाँ पे लगा होता है वेव कैमरा, तो वेव कैमरा जो है आपके, जैसे आपके पास में कंप्यूटर है तो उसके ऊपर लगाने के लिए जो कैमरा आता है उसको वेव कैमरा अपन बोल सकते हैं, ठीक है, वेव कैमरा है। साउंड कार्ड है, वीडियो है, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। कंप्यूटर डेटाबेस है, और ये क्या है, डेटा लर्निंग प्रोसेस, ये है डेटा, ठीक है, डेटा लर्निंग प्रोसेस प्रक्रम।
डिजिटल लाइब्रेरी है, ईमेल करते हैं जो हम किसी को, इंटरनेट जो चलाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ये आप वीडियो देख रहे हैं आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप देख रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आप यूट्यूब ओपन करके ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, इसका ये एग्जांपल है मॉडर्न वर्ली का, ठीक है। मॉडर्न आईसीटी के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो है ये www. के जरिए आप क्या है, एक वेबसाइट जो भी रहती है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट रिसोर्सेज आ गए इसमें, कंप्यूटर मोडिएट कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, वीडियो टेक्स्ट आ गए, टेली टेक्स्ट आ गए, इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट आ गए, वर्चुअल जो क्लासरूम है आपको क्या है, वर्चुअल जो क्लासेज आपको दिख रही हैं वो सब आ गई, ई लर्निंग हो गया, एम लर्निंग हो गया, ठीक है। मशीन लर्निंग, ई लर्निंग, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर वाले सारे एग्जाम्पल बता दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक तकनीकी जो शब्द है, कौन सा शब्द है भाई, शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शब्द है ये क्या है, आंग्ल भाषा का है। किसका है भाई, ये आंग्ल भाषा के एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही रूपांतरण है शैक्षिक तकनीकी। और ये शब्द जो है भाई 1950 में इंग्लैंड में ब्राइमर प्रतिवेदन में प्रयुक्त किया था। सर्वप्रथम जो ये शब्द है भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये 1950 में इंग्लैंड में ब्राइमर प्रतिवेदन में यूज़ किया था। इसके बाद में 1969 में नेशनल, तो जो 1969 में क्या हुआ, ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, कौन है भाई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने क्या किया, इस शब्द की क्या की, विस्तार से व्याख्या कर दी। किस शब्द की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब एक चीज़ ये याद रखें, ये जो नाम याद है भाई, लुम्सडेन ने क्या किया, जो शैक्षिक तकनीकी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसके 3 रूप बताए। कितने बताए, 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, या फिर इसको हार्डवेयर उपागम बोलते हैं। फर्स्ट आ जाएगी एक, तो एक सेकंड, थर्ड ऐसे आएगी, और हार्डवेयर उपागम बोलते हैं फर्स्ट वाली को, ठीक है। ये सेकंड वाली जो है, सेकंड पक्ष या सेकंड जो भी है, इसको अपन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और थर्ड वाली जो है उसको बोलेंगे प्रणाली विश्लेषण, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा भाई, पहले नंबर पे हार्डवेयर आएगा, हार्डवेयर के बाद में क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएगा आपका प्रणाली वाला, कौन सा आ जाएगा, प्रणाली विश्लेषण आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आपको टाइप बता दिए। कितने टाइप बताए भाई लुम्सडेन ने जो है भाई शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 रूप बताए हैं। कितने बताए हैं, 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक तो फर्स्ट आ गई, एक सेकंड और एक थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट वाली को तो हार्डवेयर है, दूसरी वाली को सॉफ्टवेयर है, और तीसरी वाली को क्या है, प्रणाली उपागम है, ठीक है। प्रणाली उपागम है, अप्रोच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो भाई पहली वाली है, इसमें क्या होगा, तो इसको जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1968 में क्या हुआ, 1968 में एक नाम आता है किसका, अब इसमें एक नाम याद रखना पड़ेगा आपको, सिल्वरमैन का। किसका नाम याद रखना पड़ेगा, सिल्वरमैन का। तो सिल्वरमैन ने जो है इसे संबंधी तकनीक का भी नाम दिया। क्या बोला भाई, सिल्वरमैन ने जो ये अपने फर्स्ट टाइप की थी, ये इसको क्या बोल दिया इन्होंने, संबंधी तकनीक, ठीक है, संबंधी तकनीक बोल दिया। और क्या किया, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत भाई अब हार्डवेयर वाले पार्ट में तो क्या क्या आएगा, एक तो टेप रिकॉर्डर आ गया, ठीक है। टेप रिकॉर्डर आपसे पूछ ले, ये आ जाएगा। वीडियो टेप जो चलते थे आपके पहले, वीडियो टेप, ये आ जाएगा। कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा। सीसीटीवी आ जाएगा। तो ये अपने बेसिक एग्जाम्पल है। और क्या आ जाएगा इसमें, ब्लैक बोर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं। और आप इसमें क्या ले सकते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर जो चलते थे ना, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हमने देख लिए फर्स्ट टाइप के हार्डवेयर वाले के। द्वितीय में क्या आएगा, द्वितीय में अपने सॉफ्टवेयर वाले आ जाएंगे सारे, सॉफ्टवेयर आ जाए, कोमल शिल्प आ जाए, ठीक है। तो ये आपको सेकंड वाला करना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, शिक्षण और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का यूज़ करते हैं। सिल्वरमैन ने इसको क्या कहा था, सिल्वरमैन ही नाम है, इन्होंने इसको क्या कहा था सेकंड वाले को, तो इसको कहा था संरचनात्मक तकनीकी। क्या कहा था, संरचनात्मक तकनीकी सेकंड वाले को कहा था,
किसने कहा था भाई? सिल्वरमैन जी ही यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। सिल्वरमैन जो है इन्होंने ये बात बोली है कि ये सेकंड वाली जो टेक्निक है इसको क्या बोला भाई? संरचनात्मक तकनीकी। अब इसके प्रमुख एग्जाम्पल क्या हैं? तो इसमें वही एग्जाम्पल आएंगे, क्या आएगा? एक तो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स है, अब की बार क्या है, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम हम चलाते हैं वो आ गया, वीडियो में जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। तो अंदर भी जो चीज़ें चलती है, फंक्शनिंग करती है, वो सब इसमें आ जाएंगी। बाहर से जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो सब हार्डवेयर में आ सकती है, जिनको छू सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आराम से हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और थर्ड वाली में क्या आ जाएगा? थर्ड वाली जो है प्रणाली विश्लेषण है, इसको भी हम आगे चल के आराम से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। तो अब भाई ये है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस को ई शासन बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? सरकार जो है भाई ऑनलाइन है, क्या है? सरकार जो है ऑनलाइन अपने जो भी कार्य है वो यहाँ पे करती है, ठीक है। अब ई गवर्नेंस क्या है? एक आईसीटी की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, अपनी जो भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के द्वारा दे रही है, ठीक है। हम क्या है? जनता हैं, तो हमको क्या कर रही है सरकार जो है, अब सारी सेवाएं डायरेक्टली तो आके नहीं दे सकती, तो क्या कर रही है? कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आईसीटी की एक एप्लीकेशन बना के ई गवर्नेंस के ज़रिए हमें उपलब्ध करा रही है, ठीक है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट और कंडक्टेड गवर्नमेंट, क्या क्या 4 नाम हो गए भाई इसके? एक तो ई गवर्नमेंट हो गया, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, कंडक्टेड गवर्नमेंट इसका नाम हो गया, ठीक है। अब जो दिवांग मेहता है भाई, दिवांग मेहता ने क्या किया? तो दिवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा है, ठीक है। अगर स्पेशली नाम दे के पूछे कि भाई स्मार्ट गवर्नमेंट किसने बोला है, तो दिवांग मेहता ने बोला है, ठीक है, स्मार्ट। अब स्मार्ट के भी अलग अलग यहाँ पे नाम है, SMART का। तो एस का मतलब है भाई यहाँ पे सिंपल, सरल, एम का मतलब है मोरल, नैतिक, ए से है अकाउंटेबल, जिम्मेदारी करना, आर का है रेस्पॉन्सिव, उत्तरदायी, टी से है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रहना, ठीक है। तो स्मार्ट से पता चल गया आपको ये स्मार्ट है, स्मार्ट है, ठीक है। दिवांग जी क्या है? स्मार्ट है, ठीक है। मेहता साहब क्या है? स्मार्ट है। ई गवर्नेंस को ये नाम दिया है, एस मतलब सिंपल, एम मतलब मोरल, अकाउंटेबल ए हो गया, आर से रिस्पॉन्सिव, टी से ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो स्मार्ट जो भी होगा उसमें ये सारे गुण तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के कुछ टाइप हैं, जिसमें आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार जो है, सरकार से सरकार के लिए जो भी क्या है सुविधा दे रही है ऑनलाइन, वो खुद के लिए ही, ठीक है। सरकार टू सरकार, G2G। फिर है G2C। G2C में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक, सरकार से नागरिक के बीच में हो जाएगा ये। फिर G2B, तो G से तो वही गवर्नमेंट, B से क्या हो जाएगा? सरकार से जो व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय के बीच वाली बात हो गई। G2E में गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी आपने जब भी SSID ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी अपने आता है, क्या ऑप्शन आता है? G2G भी आता है, G2C आता है, ठीक है। तो आपने अगर वहाँ पे ध्यान दिया हो, G2E भी आता है वहाँ पे, ठीक है। तो अपने तो G2C वाला काम रहता है ज़्यादातर, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये G2E वाला काम में आएगा। इसी तरह जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये G2B वाला, ऐसे सरकार ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय ई सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई सरकारी कार्यक्रम NEGP आ जाए, फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लान, जो भी ऑप्शन मिले आपको लगा देना है। क्या लगा देना है भाई? NEGP की फुल फॉर्म राष्ट्रीय ई सरकारी कार्यक्रम, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम या प्लान, ठीक है। अब ई मेडिसिन में क्या हो जाएगा? ई चिकित्सा में जो भी सारे अस्पताल है उनको कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया, और जो भी पेशेंट है, रोगी है, उनकी जानकारी को भी ऑनलाइन कर दिया, आदान प्रदान करने वाली सुविधा बना दी। पहले क्या था? हाथ से लिखना पड़ता था रजिस्टर में कि कौन कितने मरीज आए हैं, कितने रोगी आए हैं। तो ये सब काम क्या है अब ऑनलाइन होने लग गया, कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया। तो ई चिकित्सा थोड़ी आसान हो गई है, फटाफट से वहाँ पे सर्च करो और अपने पेशेंट की जानकारी अपन वहाँ से ले सकते हैं।
पहले रजिस्टर खोल के देखने पड़ते थे, पुराना डेटा हो जाता था, उनको इकट्ठा करते रहते थे। अब कंप्यूटर में आराम से क्या है, चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, सब ऑनलाइन दर्ज है, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा सब चलता है, ठीक। तो ई मेडिसिन की अपन ने यहाँ पे बात कर ली। ई ट्रांसपोर्ट में है वही मोटर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाते हैं, ई चालान, इसको ऑनलाइन करने वाली ये सुविधा है ई परिवहन, ठीक है। ई रजिस्ट्रेशन संपत्ति प्रॉपर्टी जो है इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नाम पे। स्टाफ शुल्क को जो है ऑनलाइन करने वाली सुविधा, ये सब काम भी अब क्या है, ऑनलाइन होने लग गए हैं, ठीक है। तो ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टाफ शुल्क को ऑनलाइन कर सकते हैं। ई सेक्रेटरीट में क्या हो जाएगा, सचिवालय में सरकारी जो भी विभाग है इनके बीच में नेटवर्क करने वाली सुविधा है ये, इसके लिए ई सेक्रेटरीट बनाया गया है। ऐसे ई पुलिस है, ई पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर की स्थिति, पुलिस अधिकारी का डाटाबेस आ जाएगा, अपराधियों का डाटाबेस, ये ऑनलाइन करने वाली सुविधा है। ई पेमेंट सभी जानते हैं क्या है। अब जैसे आप कैश में कोई चीज़ नहीं दें और ई पेमेंट के जरिए आप दे दें, आपके अकाउंट से दूसरे के खाते में पैसे चले जाए, तो आपने क्या है, फिजिकली आपने क्या है, मनी का यूज़ नहीं किया, हाथ से नहीं दिए हैं, आपने फ़ोन के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए या फिर जो भी आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया इंटरनेट बैंकिंग से, तो ये सब ई पेमेंट में आता है, ठीक है। कार्ड से पेमेंट करें आप और यूपीआई करें, जैसे भी आप करें, स्कैनर से करें, ये सब क्या है, खाते से आपके ट्रांजैक्शन होता है, ये सब ई पेमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। नगद आप देते हैं तो वो डीबीटी में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस सुविधा में नागरिक ऑनलाइन पेमेंट कर पाता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐप से करता है, ठीक है, जी पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये क्या है, जी पे सबको पता ही होगा, गूगल पे, ठीक है। फ़ोन पे भी आपको पता ही है भाई, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, भीम यूपीआई, तो भीम क्या है, ये सरकार की यूपीआई है, मतलब भीम। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये क्या है, सरकारी है, ये सभी यूपीआई पर आधारित सर्विस है। यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, सबको याद होगी, वैसे तो सब यूपीआई का यूज़ भी करते हैं, तो जिनको नहीं पता है ध्यान दें एक बार और, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ई कोर्ट में क्या है, जो सारे कोर्ट के मामले हैं उनका डाटाबेस, मामले जो है संबंधित सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। ई मतलब क्या है, सारे जो है ऑनलाइन कर देना है, तो ई कोर्ट में ये हो गया, ई डेमोक्रेसी में ये भाई आपकी ऑनलाइन शिकायत सुन लेंगे सरकार। ई सिटीजन में क्या हो जाएगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, टेलीफोन, बिजली पानी का सबका बिल ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको जो है भाई पानी का, बिजली का, टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है, वो सब लाइन अब ख़त्म हो गई है। तो अब क्या है, आप घर बैठे ही आराम से ऑनलाइन सुविधा के ज़रिए क्या करा सकते हैं, एक क्लिक पे जाके अपने अकाउंट से पैसे कटवा करके क्या है, आराम से बिना लाइन में लगे बिल जमा करा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका ऑनलाइन, आप जो है ई मित्र के ज़रिए, या फिर आपको खुद आता है तो आप खुद आराम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ई नागरिक वाली सारी बातें हो गई, नागरिक को सुविधा देने के लिए ई सिटीजन। ऐसे ई एजुकेशन है, टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें ई एजुकेशन आ जाती है। जैसे टीवी में भी कुछ चैनल आते हैं जो क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कोरोना में तो चले ही थे कुछ चैनल, और बहुत सारे बढ़ाए गए थे, उसके पहले भी चैनल्स आते थे जिन पर पढ़ाया जाता था, पढ़ाई करवाई जाती थी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ई गवर्नेंस इन इंडिया। भाई इंडिया में जो भाई ई गवर्नेंस है ये कैसे कैसे अपने आई, तो भारत में जो है भाई आईसीटी या आईटी के जनक पूछे तो राजीव गांधी आएंगे, ठीक है। सूचना क्रांति के जनक पूछे आपसे तो क्या बताना है, राजीव गांधी बताना है, ठीक है। राजीव गांधी जी के टाइम पे ये शुरुआत हुई थी। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DOE की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1977 में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना हुई। 87 में NIC-NET की स्थापना हुई, जो कि नेशनल सैटेलाइट बेस्ड क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है।
2001 में क्या हुआ, 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2001 जो है ई गवर्नेंस ईयर के रूप में मनाया जाता है। 2002 में प्रथम बार ई गवर्नेंस एक्ट आया था। क्या आया था भाई, ई गवर्नेंस एक्ट जो है वो पहली बार कब आया था, 2002 में आया था। 2005-06 में क्या हुआ, ई गवर्नेंस योजना अपने संपूर्ण भारत में लागू कर दी। टोटल भारत में जितनी भी जगह, सब जगह क्या है, ई गवर्नेंस जो है योजना लागू कर दी गई। अब सन 2000 में क्या हुआ था, सन 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया था और 2008 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, 8 में संशोधन किया था और लागू कब किया गया था, तो लागू ये किया था 2000 में आईटी एक्ट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो योजना है ये कब शुरू की गई थी, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना अगर पूछे तो ये शुरू की गई थी भाई 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ पूछे स्पेशली तो आपको क्या बताना है, 15 अगस्त, लेकिन सन 2002 बताना है। अब बात करें ई मित्र की, तो ई मित्र में ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मित्र सरकार की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ई मित्र जो है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा है। ई मित्र की शुरुआत 1997 में बेंगलुरु से हुई है। ई मित्र क्या है भाई, एक PPP है, PPP है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। कौन, ई मित्र इस मॉडल पे बेस्ड है। शहरों में ई मित्र को क्या कहते हैं भाई, लोक मित्र कहते हैं। शहरों में तो लोक मित्र कहते हैं और गांवों में जो भाई CSC कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं या फिर जन मित्र बोलते हैं। ठीक है, शहरों में क्या बोलते हैं, शहरों में बोलते हैं ई मित्र को लोक मित्र, गाँवों में बोलते हैं CSC या जन मित्र। ठीक है, 2013 में ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 2013 में जो भाई ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड दिया गया। ई मित्र को ई गवर्नेंस कैटेगरी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड तो 2013 में दिया और ई गवर्नेंस कैटेगरी में 2022 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल गया और यहाँ पे ई इंडिया अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, ई मित्र शब्द का अर्थ क्या है, इंटरनेट से दोस्ती है। ठीक है, इंटरनेट से दोस्ती करनी है, सारे काम अपने को इंटरनेट के जरिए यहाँ पे कर लेने हैं। इम्पोर्टेंट, राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत, ये शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत जो है साल 2002 30 मार्च में जयपुर और झालावाड़ से हुई। अब राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में जो भाई इसकी शुरुआत है 2002 से 30 मार्च 2002 से, एक तो जयपुर अपनी जो राजधानी है वहाँ पे और झालावाड़ से हुई थी। ठीक है, ई मित्र की शुरुआत 2006 में राजस्थान के सभी जिलों में ई मित्र खोल दिए गए। ठीक है, 2002 में तो इनमें दो जयपुर और झालावाड़ से, फिर 4 साल बाद में 2006 में पूरे कंप्लीट जो सभी जिलों में शुरू कर दी गई। राजस्थान में ई मित्र का संचालन राजकॉम्प के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजकॉम्प के द्वारा किया जाता है। ई सेवक जो एक ई मित्र मशीन है, इसकी शुरुआत भी जयपुर से ही करी गई, राजधानी से ही करेंगे भाई। 2018 में ई मित्र प्लस, ई मित्र प्लस कब आया, जब 2018 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में सिंगल खिड़की योजना, कौन सी, एकल खिड़की योजना जो है सुगम को भी शुरू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सिंगल खिड़की योजना सुगम को भी शुरू कर दिया गया 1 अप्रैल 2011 से। अब ये आपसे पूछ ले NMEICT प्रोग्राम PME विद्या, तो ये क्या है भाई, NMICT का आपका पूरा नाम है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशनल थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, NMEICT की फुल फॉर्म है। ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन क्या है भाई, क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। शिक्षा को समर्पित जो है भाई इंडिया का फर्स्ट TV चैनल है। ठीक है, ज्ञान दर्शन आ रहा है तो दर्शन से क्या करेंगे, देखेंगे ना, तो देखेंगे किस में भाई, TV में देखते थे पहले। ठीक है, TV में देखते थे, दर्शन किस में कर रहे हैं, तो दर्शन कर रहे हैं TV में। ठीक है, तो देखने वाला है, TV में आता था, प्रथम चैनल था 1 से 12 के लिए। इसका संचालन जो है भाई प्रसार भारती के द्वारा किया जाता था। प्रसार भारती के द्वारा आरंभ 26 जनवरी 2000 से किया गया था। नोडल एजेंसी NCERT थी। NCERT की फुल फॉर्म पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है इसकी फुल फॉर्म। इस चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होता है। ठीक है, 24 घंटे प्रसारण होता है और 1 घंटा जो है इसमें विदेशी प्रोग्राम दिखाते हैं। क्या करते हैं भाई, विदेशी जो है प्रोग्राम दिखाते हैं। 24 घंटे इसमें प्रसारण होता है। ठीक है, कौन से में, ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं। प्रसार भारती जो है इसका संचालन करता है।
आरंभ 26 जनवरी 2000 में किया गया। ठीक है, नोडल एजेंसी पूछे NCERT है। 24 घंटे प्रसारण चलता है। और ये जो चैनल है भाई, ये इनसेट 3C, कौन सा, इनसेट 3C से क्या किया जाता था, प्रसारित किया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ये GSAT 10 के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भाई ज्ञान दर्शन अपन ने देखा है, ज्ञान दर्शन जो है पहले तो इनसेट 3C से करते थे, लेकिन प्रेजेंट में GSAT 10 से प्रसारित किया जा रहा है। अब ज्ञान दर्शन सेकंड है। ज्ञान दर्शन सेकंड जो है, ये इसको एकलव्य चैनल भी बोलते हैं। ये 26 जनवरी 2003 से शुरू किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी IIT नई दिल्ली है। कौन है भाई, IIT नई दिल्ली है सेकंड वाले की। पहले वाले की कौन थी, तो पहले वाले की ये देखो नोडल एजेंसी कौन थी, NCERT थी। ठीक है, संचालन प्रसार भारती था, 2000 में स्टार्ट की गई थी, ये 2003 में की गई है। ठीक है, सेकंड है, लेकिन एक साल एक और नंबर जोड़ दो तो 3 में 26 जनवरी को ही, और ये भी 26 जनवरी को ही थी। ठीक है, 26 जनवरी 2000, और यहाँ पे 2003, यहाँ पे ये सेकंड वाला वर्जन है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, चलिए नोडल एजेंसी देख ही ली। यहाँ पे फर्स्ट में NCERT है और सेकंड में IIT नई दिल्ली हो गई। ये क्या है, तकनीकी शिक्षा के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये है ज्ञान दर्शन सेकंड। अब ज्ञान वाणी आ गया भाई। वाणी में क्या करेंगे, वाणी में बोलेंगे, तो बोलने के लिए क्या करेंगे, FM जो है, FM में बोलेंगे तभी तो आप सुनेंगे ना। तो वाणी, तो ये भारत का प्रथम शिक्षा FM रेडियो स्टेशन है। पहले के ज़माने में तो FM ही चलते थे। ठीक है, रेडियो चलते थे, FM चलते थे इसलिए। ठीक है, हर घर में एक रेडियो पहले होता ही होता था। ठीक है, TV वगैरह से पहले रेडियो ही आया था, तो रेडियो था। भारत का प्रथम शिक्षा रेडियो चैनल था ये, कौन सा, ज्ञान वाणी। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी तभी जाके सुनाई देता था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी भाई 105.6 मेगाहर्ट्ज़। कितनी थी, 106.5 मेगाहर्ट्ज़ थी ज्ञान वाणी की फ्रीक्वेंसी। शुरुआत इसकी 2001 में की, 2001 में शुरुआत की थी। ठीक है, 2000 में तो किसकी शुरुआत बताई है, अभी आपको ज्ञान दर्शन की बताई है। ठीक है, ज्ञान दर्शन के बाद में आपको दर्शन कराए भाई, ज्ञान दर्शन के ही सेकंड पार्ट के, ये कराए हैं कब, तो ये कराए हैं 2003 में। डेट दोनों की सेम है ना, जी हाँ बिल्कुल सेम है, तो 26 जनवरी है। ज्ञान दर्शन 1 वाला जो है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो NCERT है। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो भाई IIT दिल्ली चले जाओ। ठीक है, IIT दिल्ली में चले जाओ ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान के दर्शन करके आ जाओ। ठीक है, तो एक बार जाओगे, एक बार आओगे तो 2 बार हो गया ना, तो ये याद हो गया, ज्ञान दर्शन आपका ख़त्म यहाँ पे काम। और ठीक है, अब ये FM आ गया ज्ञान वाणी। तो ज्ञान वाणी जो है भाई, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इसकी नोडल एजेंसी आ गई अब इग्नू। अब इग्नू जो है, इसका हेडक्वार्टर भी अपने नई दिल्ली में ही है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में ही है इग्नू का हेडक्वार्टर भी। ठीक है, इग्नू पता ही होगा आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो क्या है अपने को ओपन कोर्स कराती है। कुछ लोगों ने आपसे कुछ कोर्सेज भी कर रखे होंगे। ठीक है, इग्नू नई दिल्ली, ये इसकी नोडल एजेंसी है किसकी, ज्ञानवाणी की। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 105.6 मेगाहर्ट्ज़, 2001 में शुरू की गई है। ठीक है, FM रेडियो स्टेशन है। संचालन पूछे तो AIR ऑल इंडिया रेडियो। अब संचालन अलग है और नोडल एजेंसी अलग है, ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो यहाँ पे कि एक ही करे क्या है। तो संचालन जो है ये तो AIR करता है, नोडल एजेंसी इग्नू है नई दिल्ली। प्रसारण इसका 16 घंटे किया जाता है, सुबह 6 से 12 और शाम को 1 से 11 बजे तक। ठीक है, सुबह 6 से 12 आराम से सुनो आप। ठीक है, और रात को 1 से 11 सुनो। तो 12 से 1 का इनका गैप रहता है और 11 बजे ये जो एक क्या है प्रोग्राम एंड हो जाता है। इसकी प्रसारण सीमा है 60 किलोमीटर। कितनी है, 60 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है ज्ञानधारा। ज्ञानधारा में क्या होगा, ज्ञानधारा भी इग्नू के द्वारा ही संचालित एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस पे विद्यार्थी जो है किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर के लाइव डिस्कशन को सुन सकता है। चैट, ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से टीचर और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या है आपको कुछ डाउट है तो आप चैट, ईमेल, टेलीफोन के माध्यम से जो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानधारा के जरिए। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है ज्ञानवाणी पर ही प्रसारित किया जाता है। ठीक है, ज्ञानवाणी पे ही प्रसारित किया जाता है ये ज्ञानधारा नामक का जो प्रोग्राम है। ठीक है,
अब एडुसेट क्या है? ये भारत का प्रथम एजुकेशनल सैटेलाइट है एडुसेट, ठीक है। और इसका अन्य नाम पूछे एडुसेट का है तो इसका अन्य नाम है GSAT-3। क्या है? GSAT-3 इसका अन्य नाम है। 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये क्या है? AP मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये लॉन्च किया गया था एडुसेट GSAT-3 20 सितंबर 2004 को। GSLV F-01 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। राजस्थान का मुख्य कार्यालय है जो वही शिक्षा संकुल जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? शिक्षा संकुल जयपुर में है। अब दीक्षा आ गया। दीक्षा जो है, दीक्षा सभी जानते होंगे वैसे। दीक्षा जो है ये क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज और ये शेयरिंग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है आपके, ये जो है एजुकेशनल सिनेरियो वाले पार्ट में भी है, ठीक है। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो आपके पार्ट है फर्स्ट पेपर में है, लेकिन ये, ठीक है, वहाँ पे आपने सबने इसको पढ़ रखा होगा। दीक्षा को, दीक्षा राइज को, शिक्षा वाणी, ये सब वहाँ पे आएगा। स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षक प्रणाली, शिक्षक सामग्री को प्रदान करने के लिए ये क्या है? एक नेशनल लेवल का पोर्टल है, ठीक है। निष्ठा, निष्ठा की फुल फॉर्म देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये क्या है? स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है। ऐसे ये है स्वयं जो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। तो ये फुल फॉर्म आप 1-2 बार पढ़ लेना, ऐसे एक बार में याद नहीं होंगी। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड है, ठीक है। देश में जो भी वंचित वर्ग है उनके लिए सस्ती कीमत पे ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उसके लिए ये वेब पोर्टल है स्वयं। तो स्वयं के जरिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं घर बैठे ही। इसमें आपके टेस्ट वगैरह लगते हैं, टाइम टू टाइम लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे घर बैठे ही आराम से IIT वगैरह से, नाइजर से, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इग्नू से कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं। आपकी जहाँ से इच्छा है, जो कोर्स आपको पसंद आए, इंटरेस्टेड हो, आप आराम से बैठ के करें, असाइनमेंट सबमिट करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है। कुछ आपकी फ़ीस लगती है यहाँ पे, वो आप पे कर सकते हैं और आराम से ये कर सकते हैं। कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, एक एग्ज़ाम यहाँ पे लगता है, वो ज़रूर आपको देने जाना पड़ेगा बाद में, ठीक है। चलिए, अब है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम है ये भी। ये 24/7 चलता है और 34 D2H चैनल आते हैं इसमें। 34 जो है D2H डायरेक्ट टू होम चैनल इसमें आते हैं। अब ओ लैब क्या है? ऑनलाइन लेबोरेटरी है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को सिखा रहे हैं, प्रयोगशाला सीखने का अनुभव दे रहे हैं ऑनलाइन लेबोरेटरी में। डेजी क्या है? डेजी जो है डिजिटल सुलभ सूचना प्रणाली है, ठीक है। डिजिटल सुलभ सूचना प्रणाली है। NIOS क्या है? NIOS जो है इस पे क्या है? नेत्रहीन और जो श्रवण बाधित है, जो बच्चे क्या है देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उनके लिए क्या है विशेष तरह का कंटेंट इस वेबसाइट पे उपलब्ध है। किस पे? NIOS पे है, ठीक है। NIOS की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। इसने क्या किया है? तो नेत्रहीन और जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट डिज़ाइन की है ये वेबसाइट। अब है NAD क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इसकी फुल फॉर्म है NAD, ठीक है। ये क्या है? डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इनके लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। बादल क्या है? तो ये गवर्नमेंट का एक क्लाउड सर्विस है जो क्या करता है? गवर्नेंट की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। क्या करता है भाई? बादल जो है एक गवर्नमेंट का क्लाउड सर्विस है और जो गवर्नेंस है इसकी एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है और IIT दिल्ली ही इसका संचालन कर रहा है, ठीक है। IIT दिल्ली इसका संचालन कर रहा है। डिजी लॉकर सभी जानते होंगे। डिजी लॉकर जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली एक ऐप है और हम इसके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को बादल पर रख सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर पे भी रख सकते हैं और हम बादल पे रख सकते हैं कॉपी को, ठीक है। क्लाउड क्या है? क्लाउड इंटरनेट पर एक स्थान है जहाँ पे डाटा को क्या रख सकते हैं? स्टोर रख सकते हैं, रखा जा सकता है क्लाउड पे, ठीक है। गूगल क्लाउड, वन ड्राइव क्लाउड ऐसे हम बोलते हैं ना।
तो इंटरनेट पर एक स्थान है जहाँ पे अपना जो भी डेटा है आपका वो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं सेफ। गूगल का क्लाउड क्या है, जैसे गूगल का क्लाउड है जी ड्राइव, गूगल ड्राइव जो होती है भाई अपने, उसमें आप जो भी आपके फ़ाइल हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब अपने यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन का स्टोरेज नहीं बढ़ता है, यहाँ पे जो भी आपके गूगल ड्राइव है उस अकाउंट का स्टोरेज आपके बढ़ता है। आप उसको कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं बाद में और वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड जो है उसको वन ड्राइव बोलते हैं, गूगल वाले को अपन गूगल ड्राइव बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले को वन ड्राइव बोलते हैं। भारत सरकार का पूछे तो भारत सरकार का क्लाउड क्या है भाई, बादल है। और राजस्थान का पूछे तो राजस्थान के है राजमेध। कौन है, राजमेध है। ये भी बादल है, ये भी मेघ है, बादल मेघ है, लेकिन राजस्थान वालों ने तो राजस्थान ही लगा दिया कि हम तो लगाएंगे राजस्थान, तो राजमेध हो गया और भारत में डायरेक्ट बादल कर दिया, ठीक है। ये क्लाउड वाली बात हो गई, ये चारों आपको याद रखने हैं। राज ई वॉल्ट ऐप भी है, इसके द्वारा क्या है, राजमेध पर डॉक्यूमेंट रख सकते हैं आप। राज ई वॉल्ट ऐप जो है डाउनलोड करें और उसके द्वारा राजमेध पर अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में NDLI है। NDLI क्या है भाई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। इसमें एजुकेशनल बुक, आर्टिकल, ऑडियो, वीडियो, इनके लिए ये बनाया गया एक वेब पोर्टल है। NIRF क्या है, NIRF जो है देश भर में जितने भी इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग होती है। जितनी ज़्यादा रैंकिंग होगी उतना बढ़िया इंस्टीट्यूट होगा। तो अगर आप भी कहीं पे अगर हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, आपके छोटे भाई बहन गए हैं, नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जो क्या करते हैं, कुछ जो भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो उसकी NIRF रैंकिंग चेक करें। वो जितनी बढ़िया होगी उतना अच्छा वो इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे उतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप उनको पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो अपने छोटे भाई बहन के लिए याद रख सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भाई NIRF रैंकिंग है एक बार चेक कर सकते हैं गूगल पे। और जो है नेट की ग्रेडिंग वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे A++ अच्छी होती है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में A+ लगा होता है, A है, B है, C है, तो इस टाइप से रैंकिंग होती है। तो आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो C वाली है उससे अच्छी तो B वाली होगी, B से अच्छी A वाली है, A से अच्छी ये है। ऐसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखो, पढ़ाई तो सब जगह थोड़ा बहुत तो खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन जो आपको माहौल है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती है सीखने के लिए, ठीक है। तो अच्छे एनवायरनमेंट में जाएंगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोकल किसी भी कॉलेज से यहाँ से डिग्री लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमें क्या है, लॉस देखने को मिलता है, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ और भी अदर एक्टिविटी जैसे खेल हो गए, और भी कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, अपनी हॉबी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। और आप अगर घर बैठ के ही, मान लीजिए किसी ने MA कर ली, किसी ने MSc कर ली और किसी ने कहीं बाहर जाके की है, तो दोनों में दिन रात का अंतर होता है, ठीक है। दोनों के पास डिग्री है, लेकिन उसमें अंतर होता है, उस इंसान के नेचर में भी फ़र्क आ जाता है, बिहेवियर में, ठीक है, और पढ़ाई में भी। तो सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। किताबी ज्ञान लेके ही क्या है, चीज़ें नहीं सीखी जाती है। पढ़ाई तो हर जगह खुद को ही ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो प्रोफेसर से आपको दिन रात ही पढ़ाते रहेंगे और कुछ काम नहीं देंगे आपको। हाँ, ये है कि वो आपको एंगेज रखेंगे, आपका दिमाग चलता रहे, ऐसा कुछ वो आपको असाइनमेंट वगैरह देते रहेंगे, आप वो काम भी करते रहेंगे। उसके साथ साथ में आप और चीज़ें भी वहाँ पे करते रहेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। अब अगर आप नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या एक्सप्लोर करोगे, आपका कॉलेज जाने का मन भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाए हैं तो अपने भाई बहनों के लिए देख सकते हैं और उनको अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाएं। कोशिश करें कि उनके साथ में अच्छा हो और वो अपने जीवन में और आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। NIRF रैंकिंग से हम कहाँ पहुँच गए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, देश भर में जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सारे, उनकी रैंकिंग के लिए ये पोर्टल है, ठीक है। ARIIA, ये क्या है, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। तो ये फुल फॉर्म आप देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ देख सकते हैं राजस्थान ई गवर्नेंस 1987 में राज्य में जो है भाई, हाँ, कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई।
31 सितंबर 1997 को इसका नाम बदल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में मई 2002 में विभाग के कार्यों को देखते हुए इसके नाम को फिर से बदल दिया और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया। क्या करा भाई, सबसे पहले 1987 में इन्होंने कंप्यूटर निदेशालय बना दिया। फिर 10 साल बाद में 1997 में इन्होंने सोचा कि अब इसका नाम फिर से बदल दो भाई, 10 साल हो गए, तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया। फिर भी इनको पसंद नहीं आया तो फिर इन्होंने मई 2002 में क्या कर दिया, विभाग के कार्य को देखते हुए इसका नाम फिर से बदल दिया। ठीक है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग DOIT एंड IC कर दिया। DOIT तो समझ रहे होंगे आप, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये हो गया एंड C से कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग ये कर दिया। 3 बार नाम चेंज कर दिया, मतलब एक बार ये 1987 में ये था, फिर 1997 में ये हो गया सूचना प्रौद्योगिकी, 2002 में ये हो गया DOIT एंड C। राज्य सरकार द्वारा 1987 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकॉम्प की स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई। ठीक है, 1983 में ये हुआ। राजस्थान में जो है 25 दिसंबर जो है अपना क्रिसमस डे जिस दिन आता है उसी दिन E-गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या है, E-गवर्नेंस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और इसका नारा क्या है, तो इसका नारा है सबके लिए सच्चा शासन। ठीक है, सबके लिए सच्चा शासन इसका नारा है। E-गवर्नेंस का 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी। शिक्षा दर्शन में तो दर्शन कर रहे हैं किसके, टीवी के। वाणी में आप क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, तो FM रेडियो पे ही सुनेंगे। तो ये हो गया, ये आप दोनों उसमें भी देख रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य में, तो यहाँ डिटेल से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। SSO जानते ही हैं, सिंगल साइन ऑन, जिससे आप क्या करते हैं अपने जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, सरकारी योजना वगैरह सब इस पर ही है। ठीक है, सबको पता है ये, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 2016 में ये बनाया गया था पोर्टल sso.rajasthan.government.in। इसकी क्या है, वेबसाइट है। ज्ञान संकल्प में क्या है, स्कूल को गोद लेते हैं या दान करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। क्या करें, इसमें किसी स्कूल को ही गोद ले लेते हैं और दान करते हैं, इसके लिए ये बनाया गया वेब पोर्टल है। स्कूल में जो भी खर्चा सब होगा वो वही व्यक्ति करेगा, फिर जिसने उसको गोद लिया है। ठीक है, तो ज्ञान संकल्प के जरिए आप ये पोर्टल के जरिए आप ले सकते हैं। राजस्थान E-ज्ञान पे क्या है, शिक्षक और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन E-लर्निंग पोर्टल है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, E-लर्निंग कर सकते हैं। शाला संबलन जो है ये प्रक्रिया स्कूल के प्रशासनिक शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी का कार्यक्रम है। शाला दर्पण ये एक पोर्टल है जहाँ सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालय के बारे में जानकारी रखी जाती है। शाला दर्पण हो गया। ठीक है, शाला संवाद, तो शाला दर्पण सबको वैसे पता ही होगा, जो एक पोर्टल है, इस पे आप सरकारी स्कूल जो हैं उन सब की क्या देख सकते हैं, जैसे कोई कितनी पोस्ट खाली है, कहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ये देख सकते हैं। आपने B.Ed की है तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कौन से जो है स्कूल है वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है आपके एरिया में, तो ऐसे सब क्या है आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो शाला दर्पण हो गया। यहीं पे बच्चों के टीचर्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, नंबर वगैरह सब यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, शाला संवाद विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के लिए एक ऑनलाइन समाधान हेतु प्रोग्राम है। शाला संवाद में क्या करेंगे भाई, स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चे का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो शाला संवाद हो गया। ऐसे ही शाला सुगम है, शाला सुगम में ऑनलाइन क्विज होगी, बोर्ड पेपर के लिए एक वेब पोर्टल है। राज दर्पण, इसमें राजस्थान की जो भी समस्त सूचनाएं इनकी उपलब्धि का पोर्टल है। राज संपर्क में क्या होगा, ये सामान्य लोगों की शिकायतों के लिए है और निवारण के लिए, हेल्पलाइन नंबर है 181। राजस्थान DAC क्या है, सॉरी DSC का मतलब है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन। अब कोई जैसे आप जो भी कोई मान लीजिए जाति प्रमाण बनवाते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट जो भी कुछ बनवाते हैं तो उस पर हाथ से कोई साइन नहीं करता, आजकल डिजिटली सिग्नेचर आते हैं, तो उसी को हम ये बोल रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन DSC। ठीक है, दस्तावेज इलेक्ट्रॉन की सॉफ्ट कॉपी को क्या कहते हैं, E-कॉपी कहते हैं। ठीक है,
जैसे आपके मोबाइल में कोई PDF है तो उसको क्या बोल रहे हैं भाई, ई कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को क्या बोल रहे हैं हम, ई कॉपी बोलते हैं, ठीक है। और जो हार्ड कॉपी है, मतलब आपकी टेबल पे सामने रखी है, वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी हो गई। प्रिंट फॉर्म में जो है वो तो हार्ड कॉपी हो गई, और जो प्रिंट नहीं है अभी आपके मोबाइल, PDF, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है आपके पास उसके अंदर है, उसमें से आप पढ़ रहे हैं, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई, ई कॉपी हो गई, ठीक है। अब है राजस्थान ई साइन, ये है QR, क्विक रेस्पॉन्स और फ़ोटो। क्विक रेस्पॉन्स और फ़ोटो सक्षम एक डिजिटल प्रणाली है जो दस्तावेज था, ठीक है, प्रमाण पत्र और ऑनलाइन हस्ताक्षर करने के काम आती है। QR में 3 वर्ग होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर जो है 12 मई 2011 को किए गए थे। अब ये सब वही बात आ गई, राजमेल आ गया, राजस्थान क्लाउड सर्विस, ई वॉल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट रखने का सिस्टम, ई राजस्थान धारा आ गया, GIS ये आ गया। तो बेसिक सारी बातें अपने कंप्लीट कर ली है। अब हम जल्दी से इसके PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो पहला क्वेश्चन ये है अपने पास में, क्या है, ICT का अभिप्राय क्या है। मतलब इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है भाई, 2022 में भी पूछी, 14 में भी पूछी, 16 में भी पूछी। तो ये क्वेश्चन आता है, चैप्टर का नाम ही यही बताया था, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंटर है, यहाँ इंटर है, इनको रॉन्ग करो, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नहीं बताया आपको, इन्फॉर्मेशन बताया है, आगे का याद भी नहीं है तो भी आपके 3rd नंबर सही हो गया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी, इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये हो गया। अब ये सारी बात वही लिखी है, सूचना संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास अमेरिका में हो गया, 1950 में पहली बार ये हुआ। इसका काम क्या है, संग्रह करना, सूचनाओं को प्रोसेस करना, हस्तांतरण, पुनरुत्पादन करना। और ये परंपरागत वाले साधन आ गए, इधर ये आधुनिक वाले आ गए, ये बता चुकी हूँ, वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी में शामिल है, सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल क्या है भाई, ऑनलाइन सीखना है क्या, एडुसेट के माध्यम से सीखना है, वेब बेस्ड या उपयुक्त सभी। तो सारे अपन ने अभी देखे थे ना, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, एडुसेट के माध्यम से सीख रहे हैं, वेब के माध्यम से सीख रहे हैं, जैसे कि आप क्या है गूगल पे सर्च करके सीख रहे हैं, ब्राउज़र के जरिए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। तो ये सब वेब बेस्ड आप सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, ये सब इसमें आ गया। तो उपयुक्त सभी अपना आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ICT को परिभाषित कैसे किया है भाई, सूचना और संप्रेषण तकनीकी से विभिन्न तकनीकी उपकरण संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण हो सके, सृजन हो सके, प्रसार, संग्रहण और प्रबंधन। तो इन्होंने पूछा है भाई परिभाषित कैसे किया है, तो परिभाषित तो ये सेकंड वाले से ही किया है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया या आंतरिक तकनीकी प्रक्रिया। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है भाई, इसमें अपनी सूचना और तकनीकी की बात कर रहे हैं। तो सूचना की बात यहाँ पे हमने की है भाई, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। सूचना यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ICT से आशय क्या है, ICT का नाम बताना है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बताया, इंटरनेशनल नहीं बताया, भारतीय नहीं बताया है, सूचना और संप्रेषण तकनीकी यही बताया है और यही आंसर है, ठीक है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी से क्या तात्पर्य है, केवल सूचना प्रेरित करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग करना, सूचना एकत्र करना, ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। तो सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है केवल सूचना थोड़ी भेज रहे हैं, यहाँ पे संचार की भी बात कर रहे हैं अपन, संप्रेषण की भी, ठीक है। तो केवल वर्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया। सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी अपने पास सामग्री है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फ़ोन है, ठीक है, जो भी है अपने पास में, ईमेल है, वेबसाइट है, इनके ज़रिए जो है हम भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। अब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है, सूचनाओं का संग्रह करना है, सूचनाओं का संप्रेषण, प्रोसेसिंग या उपयोग सभी। तो संग्रह भी कर रहे थे, संप्रेषण कम्युनिकेशन भी कर रहे थे और प्रोसेसिंग भी कर रहे थे, ठीक है, तो उपयुक्त सभी है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं, मुख्य पूछ रहा है, संग्रह कर रहे हैं, संप्रेषण, पुनरुत्पादन, सभी कर रहे हैं, शुरू में आपको बताया था। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है भाई,
शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु या उपयुक्त सभी है। तो शिक्षा में जो है भाई आईसीटी का यूज क्यों है? जैसे शैक्षिक आवश्यकता उनकी मांग आजकल बढ़ रही है, ठीक है, उसके अनुसार सही है। प्रभावशाली अध्यापन कराने के लिए आजकल जो भाई आपको डिजिटल बोर्ड्स पर पढ़ाया जाता है, आराम से पीपीटी के जरिए, एनिमेशन के जरिए पढ़ाया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो वो सब क्या है, इससे ही संभव हो पा रहा है। तो विद्यार्थियों को प्रेरणा भी मिलती है यहाँ पे कि इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आराम से पढ़ो, मस्त मज़े में रहो। तो यहाँ पे सारे ही सही है, पॉजिटिव हैं सारे, तो ये उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट है आईसीटी का उपयोग किया जाता है किसमें? प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्तों की व्याख्या में, सूचना एकत्रीकरण में या उपयुक्त सभी में। तो एनालिसिस कर रहे थे भाई, सूचना संग्रह कर रहे थे, एकत्र कर रहे थे, व्याख्या भी कर रहे थे। सही है सारे? सही है। सॉरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आईसीटी का उपयोग क्या है। हमने यहाँ पे बता दिया कि आईसीटी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अपन को। रॉन्ग हो गया अपना जल्दीबाजी में, फटाफट से देखते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। वहाँ पे आईसीटी का उपयोग देखना है तो प्रदत्त विश्लेषण में होगा, ठीक है, प्रदत्त विश्लेषण में होगा, व्याख्या में नहीं और एकत्रीकरण में नहीं, ठीक है। तो एनालिसिस करेंगे हम आराम से, यहाँ पे जो भी चीज़ें दी रहेंगी आईसीटी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? मुख्य लक्ष्य में क्या आएंगे भाई? शिक्षा अनुसंधान जनित सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, सही है। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में क्या है? भली भांति प्रतिस्थापित, ये भी सही है, दोनों पॉजिटिव है। डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना, ये भी सही है, सारे ही सही है, मतलब उपयुक्त सभी अपना आंसर है, ठीक है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी आईसीटी में कौन सा सम्मिलित है भाई? इंटरनेट है क्या? शैक्षणिक दूरदर्शन है क्या? ईमेल है क्या? इंटरनेट सही है भाई, ईमेल हो गया और ये भी हो गया दूरदर्शन टीवी वाला, सारे सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? ई गवर्नेंस है क्या? ई बैंकिंग है क्या? ईमेल है क्या? सब पढ़ के आए हैं अपन, सब सही है ये, तो ये सही है, ठीक है। ई बैंकिंग से क्या करेंगे? वो जो ट्रांजैक्शन बताया था वो सब हो जाएगा। ई गवर्नेंस में G2C, G2B, ये 4 टाइप आपको बताए थे ना, ये हो जाएगा। ईमेल कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं ईमेल के जरिए, ठीक है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में असत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? ई वस्तु, विषय वस्तु का उत्पादन करना, जैविक उपस्थिति प्रमाण, विद्यालयों को तकनीकी क्षेत्र से बाहर रखना या किताबी ज्ञान को समाप्त करना। तो कौन सा है भाई? इसका असत्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ई विषय वस्तु का उत्पादन करना, ठीक है। निम्न में से कौन सी परंपरागत सूचना तकनीकी का है? परंपरागत का पूछ लिया भाई, पुरानी वाली क्या एग्जाम्पल बताइए। तो मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, यही क्या था? मुद्रित वाला ही था जो परंपरागत था, ठीक है। डिजिटल में तो डिजिटल आ गया, मॉडर्न हो गया, ये हमारा बताया था। ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www, ये सब मॉडर्न हो गए थे। आभासी कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम, ये सब अपने इसके मॉडर्न वाले के हैं, ठीक है। मॉडर्न आईसीटी के ये एग्जाम्पल हैं और ये फर्स्ट वाला अपने परंपरागत का है, ठीक है। नेक्स्ट है उस तकनीक का नाम क्या है जो सूचना से जुड़ी गतिविधि को नियोजित करती है, जिसमें गतिविधि में डेटा एकत्र, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रस्तुत करना शामिल होता है। तो ये कौन सी में शामिल है भाई? कृत्रिम में, सूचना संचार तकनीक में, बुद्धि संबंधित में या आभासी में? तो ये जो है भाई डाटा एकत्रण करना है, संस्करण, स्टोरेज, प्रस्तुत करना है, ये सब अपने भाई आईसीटी में आता है, सूचना और संचार तकनीक में, सही है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? सारे ही सही हो जाएंगे। शिक्षा की मांग में है, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को प्रेजेंट करने में, ठीक है, अध्ययन अध्यापन हेतु सरल बनाने में, सारे पॉजिटिव है, सब सही है। ये एग्जाम्पल मतलब थ्योरी आप देख लेना। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है ये बताना है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षार्थी से जोड़ना, ये तो यहाँ पे सही है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। आईसीटी के उपयोग से क्या होगा? अध्यापकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, सही है। सॉरी, तो ये क्या है, थोड़ा यहाँ पे गलत है।
तो ये अपना आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षा के लिए आईसीटी से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य जो भाई आईसीटी से रिलेटेड नहीं है ये बताना है आपको। तो जानने में अधिगमकर्ता की अभिरुचि का विकास होगा। ठीक है, जानने में अधिगमकर्ता जो बच्चा है उसकी अभिरुचि का विकास करना है, तो ये तो सही है। अधिगमकर्ता के अवबोध स्तर का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम क्रिया को क्या सरल बनाना, ये भी सही है। लेकिन जो है आईसीटी के जरिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, अधिगमकर्ता जो बच्चा है इसके भावात्मक पक्ष को यहाँ पे नहीं समझ सकते, तो ये गलत है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, आईसीटी सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पे क्या होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में हो जाएगी, या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो क्या होगा, आईसीटी में अपन सह शिक्षा विधि प्रयोग करेंगे तो जो अध्यापक की भूमिका है वो सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। ठीक है, आईसीटी शिक्षण अधिगम के माध्यम से, इसके तात्पर्य क्या है, आईसीटी जो है वही ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षक सिखाता है और अधिगमकर्ता सीखता है। शिक्षक तो सिखाएगा ही और अधिगमकर्ता जो स्टूडेंट है वो सीखेगा। ये कई रूपों में होता है, जैसे कि अभ्यास कार्य में, प्रैक्टिस में, शिक्षण नेटवर्क में। आईसीटी का यूज जो है विद्यालय में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के उपकरण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट ये देखो, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है। पाठ्य सहगामी उपयोग बताना है आपको। तो आईसीटी का पाठ्य सहगामी शिक्षकों का वेतनमान तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन, परिणाम रिपोर्ट या फिर पाठ्य योजना बनाना। तो आईसीटी का पाठ्य सहगामी पूछा है इन्होंने, तो पाठ्य सहगामी में अपने ये आएगा भाई परिणाम बनाएंगे और रिपोर्ट बनाएंगे बच्चों की। ठीक है, तो ये सबसे सही है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावना से, सामाजिक से, कंप्यूटर प्रोसेसर से, या कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से। तो ये वाला सबसे सही है यहाँ पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो शैक्षिक तकनीकी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था ब्राइमर ने। किसने किया था, ब्राइमर ने। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है आंग्ल भाषा का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण है ये। ठीक है, आंग्ल भाषा का हिंदी रूपांतरण है ये। ठीक है, सर्वप्रथम 1950 में इंग्लैंड में ब्राइमर प्रतिवेदन, कौन सा, ब्राइमर प्रतिवेदन में ये यूज हुआ। इसके बाद में 1969 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने इस शब्द की विस्तार से व्याख्या की। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भाग में बांटा। तो ये मैंने बताया ही था आपको। तो 3 भाग में बांटा है भाई लुम्सडेन ने। किसने, लुम्सडेन ने बांटा है। 2014 वाली में पूछा था आपसे फर्स्ट ग्रेड में। तो 3 भागों में कौन सा था, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। फर्स्ट वाली को हमने हार्डवेयर बोला था, सेकंड वाली को हमने सॉफ्टवेयर बोला था, थर्ड वाली को प्रणाली विश्लेषण बोला था। ठीक है, ये पूछ लिया। अब नेक्स्ट, लुम्सडेन के अनुसार ही कितने भागों में बताया, कौन सा सही है। 2022 में पूछा। यहाँ पे देखो 2014 में पूछा था कि भाई ये कितने भागों में डिवाइड किया। भाग तो ये व्याख्या में दे दिए और यहाँ पे अब इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिए। ठीक है, तो कौन सा उपागम सही है ये बताना है। हार्डवेयर है, सही है। सॉफ्टवेयर है, लेकिन जनरल नहीं थी ना बात, यहाँ पे क्या थी, प्रणाली थी, ये गलत हो गया। यहाँ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ सिस्टम हो गया, ये भी गलत हो गया। सॉरी, सिस्टम, हाँ सिस्टम को ही तो प्रणाली बोलते हैं, सिस्टम प्रणाली, ये सही है। यहाँ सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ मल्टीपल, तो सॉफ्टवेयर से तो होगा ही नहीं स्टार्ट, ये तो गलत ही है। हार्डवेयर है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आना था, मल्टीपल आ गया, ये गलत है। तो अपना आंसर जो बचा है वो सेकंड ही बचा है और सही भी है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम प्रणाली उपागम है। ठीक है, शैक्षिक तकनीक थर्ड को जिस और नाम से जाना होता है वो बताओ भाई। प्रणाली विश्लेषण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर जो है ये तो पहला वाला है, सेकंड वाला है सॉफ्टवेयर, थर्ड वाला है प्रणाली। ठीक है, तो ये सही है अपना। शैक्षिक तकनीकी की क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार ये शाखा है केवल केवल शैक्षिक सिद्धांत की, केवल शैक्षिक व्यवहार की, शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार की, न तो शैक्षिक की न व्यवहार की। तो शैक्षिक तकनीकी जो है वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये कौन सी परिभाषा की शाखा है, परिभाषा के अनुसार शाखा है, तो ये है अपना शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत। ठीक है,
तो आज की क्लास में आपको कैसा लगा? आईसीटी का जो चैप्टर है लगभग मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मेरे एंड से 95% पूरा कंप्लीट है। अगर क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अलग मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो आप उनको देख लें आराम से, और ये भी आप देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें विशेष आपको नहीं पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे ज़बरदस्ती से। तो आप अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना प्यार जितना आप दिखा सकते हैं उतना दिखाइए। तो जब आप आराम से शेयर करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी टाइम पे, ठीक है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे आप फटाफट से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आप फुल इसको सपोर्ट करें, ठीक है। यही आपसे उम्मीद है, और अपना प्यार विश्वास ऐसे ही बनाए रखें। थोड़ा सा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है तो ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं हो पाएंगी, पर जैसे जैसे हो पाएंगी आपके लिए कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये ज़रूर बताएं कि ये सरप्राइज़ क्लास जो है आपको पसंद आई नहीं आई। आपके दिमाग में चल रहा था कि हाँ यही वाला सब्जेक्ट मैम कराएंगी, जो भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ, ठीक है। तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे।